আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहलगाम हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार के समय पर लिए गए निर्णय और पर्यटन के माध्यम से कश्मीर एक बार फिर से उभरने की ओर बढ़ रहा था, तभी इस प्रकार की आतंकवादी घटना घटित हुई। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राज्यवासियों की ओर से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा है कि इस मामले में दोषी कोई भी हो वह बच नहीं पाएगा। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जिस तरह ये जैन के में जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह शांति का वातावरण ये वहां पर कायम किया है, उसको देख के ये टेररिस्ट वाले ये बार्बरिक अटैक उन्होंने किया। उन्होंने सोचा 370 और 35A जब विलोप किया उसके बाद से बहुत टूरिस्ट जा रहे थे, तो टेररिस्ट तो समझ रहे हैं ये तो, और वहाँ का जो वातावरण इतना अच्छा हो प्लस वहाँ का सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस भी ज़्यादा हो गया। और हम लोग जानते हैं कश्मीर ऐसा है भूस्वर्ग हम लोग कहते हैं, उस जगह में सब पूरा देश भर का जो हमारा टूरिस्ट है वहाँ जाना शुरू कर दिया, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा था। इसीलिए ये लोग सोचे थे इस तरह अगर कार्रवाई हम लोग करें तो वहाँ। सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर्यटन केंद्र में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ वह अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। यह देश की समग्र सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। जितेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद कुछ समय तक वहां शांति बनी रही, लेकिन हालिया हमला यह दर्शाता है कि आतंकवाद अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पुलवामा हमले के बाद लंबे समय तक वहां किसी बड़ी आतंकी गतिविधि की सूचना नहीं थी, पर अब एक बार फिर आतंक वहां सिर उठा रहा है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। जितेंद्र चौधरी ने कहा कि इस प्रकार के हमले केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। अंततः केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। বলার চেষ্টা হয়েছিল কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সমাজের জন্য হয়তো বা এরকম ঘটনাগুলি ঘটেনি পুলওয়ামার পর, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ তো শুধু কিছু সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করলেই সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে যায় না, কিছু সন্ত্রাসী হয়তো নির্মূল হয়ে যায়, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ এই সন্ত্রাসবাদকে সেখানে জনগণের যে একটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ হলেও তাদের মধ্যে বিরাজ করছে এবং তাদের সমর্থনকারী এরকম পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে শুধু কাশ্মীরের মধ্যে না, কাশ্মীরের বা দেশের বাইরে থেকেও এবং দেশের ভেতর থেকেও কিছু শক্তি সেখানে আছে। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों की गोलीबारी में 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए। इस आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए देश के हर राज्य में शोक व्यक्त किया जा रहा है और शहीदों की स्मृति में विभिन्न स्थानों पर मोमबत्तियां भी जलाई जा रही है। बुधवार को पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी अगरतला के निजी शैक्षणिक संस्थान स्कूल ऑफ साइंस के छात्र छात्राओं ने। इस प्रकार के आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए संस्था के प्रमुख अभिजीत भट्टाचार्य ने इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। Assembled here to condemn the dastardly act of terrorism that happened
at Jammu and Kashmir. We strongly condemn and we strongly appeal to the government of India to take appropriate steps to apprehend all the people who are responsible for yesterday's attack. 28 people, rather innocent people, have lost their lives for no reason. Terrorism, any part of the world, whether it is Jammu and Kashmir, राज्य के विभिन्न विभागों में 960 करोड़ 87 लाख रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लंबित होने पर सीएजी ने कड़ा असंतोष व्यक्त किया है। सीएजी ने टिप्पणी की है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध न कराने से यह जोखिम पैदा हो गया है कि धनराशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाएगी। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भारी सरकारी व्यय के लिए यूटिलिटी सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किया है। सीएजी ने इस वर्ष विधानसभा में प्रस्तुत वित्तीय क्षेत्र पर पहली रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। राज्य सरकार पर 960.87 करोड़ रुपए का यूटिलिटी अलाउंस बकाया है। सीएजी ने टिप्पणी की है कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराने से जोखिम पैदा हो गया है कि धनराशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई है। वित्तीय अनुशासन के लिए सरकारी धन के खर्च होने के बाद उसे उपयोग की जाने वाली जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। भारत के जनरल फाइनेंस रूल 2017 के सेक्शन 238(1) के अनुसार नॉन रिकरिंग ग्रांट इन एड के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने के पश्चात व्यय का यूटिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यूटिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि धन आवंटन के 12 महीने बाद या इस क्षेत्र में धन के लिए अगले अनुरोध से पहले जो भी पहले हो वो होता है। आमतौर पर एनुअल स्टेटमेंट वार्षिक आधार पर देना बेहतर होता है, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। हर साल सीएजी आउटस्टैंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को राज्य सरकार के ध्यान में लाती है, लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट का भारी बकाया इस बात पर सवाल उठा रहा है कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के लिए कितने प्रभावी कदम उठा रहे हैं। वित्त खाते में व्यय दर्शाने के बाद भी यूटिलिटी सर्टिफिकेट उपलब्ध न कराए जाने के कारण धनराशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1492.84 करोड़ रुपए के 3924 यूटिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए जाने थे। उस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने केवल 531.97 करोड़ रुपए के बकाये से संबंधित 1057 यूटिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए थे। 12 महीने की समय सीमा पार कर चुके 960.87 करोड़ रुपए के 2867 कार्यों का यूटिलिटी सर्टिफिकेट बकाया है। इसमें से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 543.74 करोड़ का यूसी बकाया है। सीएजी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 417.12 करोड़ रुपए मूल्य के 1977 यूटिलिटी सर्टिफिकेट बकाया थे। सीएजी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक 967.94 करोड़ रुपए मूल्य के 1232 यूटिलिटी बिल्स बकाया थे। इसमें से राज्य सरकार केवल 424.20 करोड़ रुपए का यूटिलिटी सर्टिफिकेट ही जमा कर सकी है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में 890 यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स अभी तक लंबित है। सीएजी ने राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय परियोजित योजनाओं से सिंगल नोडल एजेंसी फंड के हस्ताक्षरित धनराशि को बकाया यूटिलिटी सर्टिफिकेट में शामिल नहीं किया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी सीएजी रिपोर्ट में समय पर यूटिलिटी सर्टिफिकेट जारी न करने तथा बकाया राशि न मिलने पर असंतोष व्यक्त किया गया था। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को विशेष रूप से उजागर किया है। रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की गई है कि राज्य सरकार के सभी 42 डिपार्टमेंट्स में यूटिलिटी चार्जेस एरे जमा हो गया है। खाते में व्यय दिखाकर आवंटित धनराशि का यूटिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने में इतनी लंबी देरी क्यों लग रही है? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से विभिन्न दिशाओं से उठाया जा रहा है। यदि आप सभी नियमों और विनियमों के अनुसार खर्च करते हैं तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट का भुगतान करने में देरी का कोई कारण नहीं है, लेकिन सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या अतिरिक्त समय नियमों को तोड़ने और वित्तीय मामलों को प्रबंधित करने में खर्च किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि यदि वह बुधवार तक विभिन्न चिटफंड मामलों पर नवीनतम प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो उसे आज से जुर्माना देना होगा। इस बीच चिटफंड मामलों में सीबीआई की भूमिका को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से सवाल उठ रहे हैं। राज्य में चिटफंड कंपनीज द्वारा ठगे गए हजारों ग्राहकों की हड़पी गई धनराशि के मामले में सीबीआई जांच में अभी तक कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय को सौंपी अपनी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में कहा कि चिटफंड कंपनीज ने राज्य में ग्राहकों से भारी मात्रा में धन एकत्रित किया है और उसे विभिन्न खातों में जमा कर दिया है। यह तथ्य कि इन खातों का अब तक पता नहीं लग पाया है, सीबीआई की जांच गति पर सवाल उठाती है। 11 फरवरी 2025 को चिटफंड से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई में सीबीआई के आदेश के अनुसार अपडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 18 फरवरी 2025 को प्रस्तुत राज्य सरकार की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी के शिकार ग्राहकों का पैसा वापस करने के लिए एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है। हाई कोर्ट ने पैसा गंवाने वाले ग्राहकों का पैसा लौटाने में राज्य सरकार के रवैये और उदासीनता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अब तक जब्त चिटफंड प्रॉपर्टीज की ई-ऑक्शन के जरिए 10 करोड़ रुपए वसूला जा चुका है। ड्राफ्ट प्लान को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। इस मामले में 26 मामलों में से 19 में सीबीआई अदालत में चार्जशीट पेश किया जा चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को यह सूचना दी। हालांकि उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बुधवार तक नवीनतम प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, क्योंकि सरकार ने इसे अब तक प्रस्तुत नहीं किया है। अदालत ने कहा है कि अन्यथा सरकार को जुर्माना भरना होगा। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ठगे गए ग्राहकों के एक वर्ग ने सीबीआई पर राज्य में लूटे गए करोड़ों रुपए के सोर्स का पता लगाने में निष्क्रियता का आरोप लगाया। इस जनहित मामले की अगली सुनवाई जून के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला नगर निगम ने 2025 से 26 वित्तीय वर्ष के लिए 476 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में 72,02,000 रुपए का घाटा दर्शाया गया है, जबकि अनुमानित आय 475 करोड़ रुपए है। बुधवार को अगरतला नगर निगम के कॉन्फ्रेंस हॉल में मेयर दीपक मजूमदार ने 2025 से 26 वित्तीय वर्ष का पूर्ण बजट पेश किया। मेयर दीपक मजूमदार ने बताया कि शहरवासियों की समग्र सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 476 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में दिखाया गया है कि 72,02,000 रुपए का घाटा निगम की अपनी आय और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। আমাদের ছিল 2024 অর্থ বছরে আমাদের মূলধনী রাজস্ব মূলধনী আয় ধরা হয়েছিল 415 কোটি টাকা 97 লক্ষ টাকা 97 লক্ষ টাকা এবং অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছিল 416 কোটি 74 লক্ষ টাকা। ঘাটতি ছিল 76 লক্ষ 75 হাজার টাকা। সেটাও আমরা কিন্তু আমাদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্য সোর্স থেকে আমরা কিন্তু এটা মেটানোর চেষ্টা করেছিলাম, হয়েছে। সার্বিকভাবে আমি বলব सरकारी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप में खुद काउंसलर ने काम रुकवा दिया। अम्बासा शांतिपाड़ा से सुभाषपल्ली और चंद्राईपाड़ा मैदान तक होते हुए धौलाई नदी तक बन रही नाली के निर्माण कार्य को अम्बासा नगर परिषद के काउंसलर ने रोक दिया है। निर्माण कार्य के बीच एक हिस्से में नाली की चौड़ाई 3 फीट कम कर देने जाने के आरोप में ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर नगर परिषद के काउंसलर ने यह काम बंद करवा दिया। যেটা নদীর মধ্যে একটা বড় ড্রেন পিডব্লিউডির আন্ডারে করানো হচ্ছে। শান্তিপাড়া সুভাষপল্লী মোটামুটি ভালোভাবে কাজ চলছে। সেখানে কন্ট্রাক্টর ছিল রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য। কিন্তু আমরা বিগত এখন কিছুদিন ধরে দেখছি একটি কোন কোম্পানি জানি এই কাজটা করছে, অনেক শুরু করে নিচ্ছে। ওরার বক্তব্য পাশে বিল্ডিং বাঁচানোর জন্য, কিন্তু আমাদের বক্তব্য শান্তিপাড়া 3 তলা 4 তলা বিল্ডিং ছিল, একদম তাদের বাউন্ডারি ওয়াল গেছিয়ে কিন্তু ড্রেন আসছে, কিন্তু কোনো রকমের ड्रेनेर कोनो क्षतिग्रस्त होच्छे ना, बाड़ी कोनो क्षतिग्रस्त होच्छे ना। 35 वर्षों तक सीपीआईएम ने आदिवासियों के बीच चुनावी राजनीति की। उससे पहले कांग्रेस ने भी यही राजनीति की थी। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में आदिवासियों का वास्तविक विकास हो रहा है।
बुधवार को न्यूज नाउ के स्टूडियो में एक चर्चा के दौरान आदिवासी कल्याण मंत्री विकास देब्बर्मा ने यही जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक आदिवासियों को इस तरह के भेदभाव का सामना करने के कारण सीपीआईएम और कांग्रेस को छोड़कर आदिवासियों ने भाजपा को स्वीकार किया है। সরকার এসেছে মাত্র 7 বছর হয়েছে। 7 বছরে তো আমাদের ট্রাইবেলের এত দীর্ঘদিনের এত যে 35 বছর প্লাস আরো কংগ্রেসের আমলে যে ট্রাইবেলের যে শোষণ হয়েছে, শুধু ভূতের রাজনীতি করেছে ওরা। আমাদের জন্য কোনো চিন্তা করে নাই, ডেভেলপমেন্ট হোক, আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হোক, এটা চিন্তা করে নাই তারা। তার জন্য আজকে আমাদের সরকার আসার পরে আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে শিক্ষা দীক্ষায় বলুন, সব দিকেই বলুন, আজকে বহুত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমাদের ছেলেমেয়েরা এই 7 বছরের মধ্যে। আগামী দিন আরো হবে, কারণ আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ট্রাইবেলের জন্য চিন্তা করে, সবাইকে নিয়ে চলার চিন্তা করে। আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জনজাতিদের এই ইচ্ছাকে, যে আপনারা দেখেছেন, আমরা সব সাংবাদিক বন্ধুরা দেখেছেন, যে আমাদের ইচ্ছাকে তারা সম্মান করতো না। যিনি মানিক সরকারজি আমাদের ইচ্ছাকে সম্মান করতো না। একটা প্রোগ্রাম আমরা দেখেছেন, যখন প্রধানমন্ত্রী আমাদের ত্রিপুরা যে এসেছিলেন, রিসা উনাকে দিয়েছে, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি বর্জন করে দিয়েছেন। আমাদের মান সম্মান মানে ইজ্জত আমাদের রাখেনি, তো আমাদেরকে মান সম্মান করেনি ওরা, জনজাতিদের মান সম্মান করেনি। তার জন্য আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তাদেরকে বিসর্জন দিয়েছে। আমাদের জনজাতিরা আজকে বিরোধী বলতে আমরা সিপিএम कांग्रेस। वर्तमान में राज्य भर में महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। ऐसी शिकायत त्रिपुरा प्रदेश महिला कांग्रेस ने की। इसके विरोध में महिला कांग्रेस ने राज्य पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपा है। कुमारघाट में चाय श्रमिक महिला के सामूहिक बलात्कार, धर्मनगर कदमतला में नाबालिग का अपहरण और बलात्कार, मोहनपुर में अल्पसंख्यक महिला के मानसिक उत्पीड़न की घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस ने संबंधित अपराधियों को उचित सजा देने की मांग करी है। তারপর আছে ধর্মনগরের কদমতলায় নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে, ওকে অপহরণ করে তুলে নিয়ে গিয়ে তারপর গণধর্ষণ করা হয়। এই কিছুদিন পূর্বে হয়েছে মোহনপুরে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা হুজ্জুতি করার পর সংখ্যালঘু এক বোনকে যেভাবে মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়, সেগুলির যাতে প্রতিকার আমরা পাই এবং অতি সত্বর যেন দোষীরা গ্রেপ্তার হয়। टीटीएडीसी प्रशासन के मुख्य द्वार के सामने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की संगमरमर की प्रतिमा तोड़कर चूर चूर कर दी गई। 2 साल पहले राजमाता भिभु कुमारी देवी के हाथों खुमलुंग में टीटीएडीसी प्रशासन के मुख्य द्वार के सामने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। गहरी रात में दुष्कृतियों ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा को तोड़कर चूर चूर कर दिया है। इस घटना को लेकर पूरे खुमलुंग क्षेत्र में तीव्र उत्तेजना फैल गई है। पुलिस हस्तक्षेप के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। अमल लगाई जा किंतु आईने कांगनिया नबत नबत फायो कत नबत कत थांका आइया बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।